नमस्कार साथियों, स्टाफ सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का एक बार पुनः हार्दिक वंदन अभिनंदन है। और साथियों, वैसे तो आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन जो है ऑफिशियल तो छुट्टी रहती है, लेकिन कल आप लोगों से बातचीत नहीं हो पाई थी। कल कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था यूट्यूब चैनल पर, तो मुझे लगा उसकी क्यों ना खाना पूर्ति रविवार के दिन कर ली जाए। तो साथियों, एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी दोस्तों के साथ बातचीत करने के लिए, आप सभी दोस्तों से कुछ जानकारियाँ साझा करने के लिए। और इसी कड़ी में मैं सबसे पहले अपने सभी युवा साथियों का, देश के बुद्धिजीवी वर्ग का, देश के सभी बेरोजगार या रोजगार के लिए प्रयास कर रहे ऐसे सभी साथियों का हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, आज वैसे तो रविवार का दिन है, लेकिन आज मैं आपसे ज़रा हट के कुछ बातें करना चाहता हूं। मैं आज आप लोगों से वैकेंसी या किसी जॉब के संबंध में चर्चा नहीं करूंगा। एक आज महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करूंगा। साथियों, आज हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्मदिन है। यह बात हो सकता है बहुत सारे युवा साथियों को पता हो, और हो सकता है बहुत सारे युवा साथियों को पता नहीं भी होगी। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह 88 वर्ष के हो जाएंगे, और बहुत सारे लोगों को हो सकता है यह भी पता हो गई कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने से पूर्व भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। और वैसे तो हो सकता है आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, उनकी सादगी के बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ, बहुत सारे किस्से हो सकता है सुने होंगे। और इसका जब हम सादगी की बात करते हैं तो इसमें प्रथम श्रेणी में हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हम सर्वप्रथम याद कर सकते हैं। और अपने राष्ट्रपिता के चरणों में मैं अपने सभी स्टाफ सॉल्यूशन के परिवार की तरफ से सादर प्रणाम भी करूंगा। साथियों, जीवन में सादगी का कितना महत्व होता है, यह बात आप सभी भली भांति से जानते हैं। और जब भी सादगी के संबंध में कोई चर्चा होती है तो गांधी जी का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह की सादगी के बारे में एक रोचक किस्सा सुनाऊंगा, और उम्मीद करता हूं कि आपको वो चीज़ पसंद भी आएगी, ठीक है। तो देखिए, बात उन दिनों की है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री हुआ करते थे। तो साथियों, एक बार की बात है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, और फिक्की का आप लोगों ने नाम सुना होगा, यानी कि फेडरेशन ऑफ कन्फर्मेशन इन इंडिया, कन्फेडरेशन इन इंडिया होता है वैसे तो, ठीक है। तो उन दिनों की बात है, फिक्की की एक जो है आम सभा की बैठक होने वाली थी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री थे, ठीक है। और उनकी जो पत्नी है डॉक्टर गुरशरण कौर हैं, गुरशरण कौर ही कह सकते हैं, डॉक्टर तो गलती से निकल गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं आप लोगों से। तो गुरशरण कौर डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी है। तो क्या हुआ कि फिक्की की आम सभा की बैठक थी, सुबह करीब 9 बजे 8 बजे उन्हें पहुंचना था, 8 बजे सॉरी। तो एक उप सचिव स्तर के एक अधिकारी आए उनके यहाँ अपनी अल्टो मारुति 100 कार लेकर के रिसीव करने। चूंकि वित्त मंत्री थे तो एक ये प्रोटोकॉल के तहत एक फॉर्मेलिटी होती है। तो अब आप अगर किसी वित्त मंत्री की या किसी केंद्रीय मंत्री की छवि दिमाग में रखेंगे तो आपके सामने एक चीज़ जरूर गूंजेगी कि केंद्रीय मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, तो उनके यहाँ गाड़ियों का पूरा काफिला होगा, या नौकर चाकर होंगे, या बंगले होंगे, बहुत सारी चीज़ें।
तो यही सोच करके वो अपनी मारुति 800 कार लेकर के उप सचिव स्तर के अधिकारी आ गए। अब उस बैठक में डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी को भी सादर आमंत्रित किया गया था। तो जब चलने की बारी आई तो मनमोहन सिंह के साथ उनके और जो सिक्योरिटी गार्ड थे या दूसरे स्टाफ के लोग थे वो बैठ गए। अब गुरशरण कौर को बैठने की जगह कम पड़ गई, तो जो सचिव थे वो असमंजस में पड़ गए कि जो है उन्होंने तो दिमाग में ये सोचा था कि इनके यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी और किसी भी गाड़ी में बैठ कर के आ जाएंगे। लेकिन ये दोस्तों एक सच्चाई है कि उनके यहाँ सिर्फ एक सरकारी गाड़ी थी। और जब यह देख करके जो वहाँ के उप सचिव स्तर के जो अधिकारी थे थोड़ा असमंजस में पड़ गए, तो उन्होंने गाड़ी अरेंज करने की बात की कि मैं दूसरी गाड़ी, तो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी थी गुरशरण जी, उन्होंने उनसे कहा कि आप परेशान नहीं हो गाड़ी के लिए, मैं जो है आप की मारुति 800 जो कार है उसमें बैठ करके और मीटिंग के लिए या बैठक में शामिल होने के लिए जा सकती हूं, और अगर यह संभव नहीं हो तो मैं ऑटो रिक्शा या कोई प्राइवेट टैक्सी हायर करके और बैठक में शामिल होने जा सकती हूं। तो साथियों, इससे जो है किसी की विनम्रता का, किसी की सहजता का और किसी के सादगी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यह तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण था, लेकिन एक इससे भी बड़ी जानकारी, एक इससे भी बड़ी स्टोरी मैं आपको बताता हूं आज इस वीडियो के माध्यम से। सुनिएगा आप। हमारे देश के भूतपूर्व और दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, तो जब वो प्रधानमंत्री थे तो एक बार जो है भारत में किसी, मुझे नाम तो याद नहीं है, किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का दौरा हुआ, तो उनके घर पर शाम का खाना रखा गया था। जो है जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, शायद उस समय मुझे अच्छे से तो याद नहीं है कि वो प्रधानमंत्री ही थे या फिर शायद वो कृषि मंत्री थे, या जो भी, पर इतना कंफर्म है कि वो उस समय केंद्रीय मंत्री थे। शायद जब वो प्रधानमंत्री हुए हैं तभी के कार्यकाल की बात है। सुनिएगा पूरी चीज। तो वहाँ के प्रधानमंत्री या किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति का दौरा हुआ, तो जाहिर सी बात है उनके यहाँ 2 लोग थे स्टाफ में खाना बनाने वाले। उस समय की बात है, बहुत पहले की। 27 मई सन 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का स्वर्गवास हुआ था। उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने थे। तो 2 लोग स्टाफ में खाना बनाने वाले थे, आलू का पराठा और चटनी या एक सब्जी। ठीक है, आप जैसे अगर किसी, ये बात सोच करके रोना आ जाता है कभी कभी मुझे, ठीक है, लेकिन आप किसी प्रधानमंत्री के यहाँ खाने की कल्पना करेंगे तो यही सोचेंगे कि प्रधानमंत्री हैं तो 56 प्रकार का भोज होगा, ये ऐसा होगा या ऐसा होगा। ठीक है, तो वहाँ के जब प्रधानमंत्री आए तो खाना बन रहा था। मैं थोड़ा सा जो है भावुक हो जाता हूँ जब ऐसे किस्से मेरे सामने आते हैं। तो खाना बन रहा था और वो लोग खाना खाने बैठ गए दूसरे देश के प्रधानमंत्री के साथ में, और जब खाना चल रहा था, उधर पराठा बन रहा था, तो धीरे से किसी ने उनके कान में आकर के बताया, बोले आटा खत्म है घर में। तो उन्होंने ये सोचा, 2, बोले कितने पराठे हैं, बोले 2 पराठे हैं। तो उनके दिमाग में आया, बोले ये 2 पराठे ये प्रधानमंत्री जी को अगर मैं खिला देता हूं तो जो स्टाफ के लोग हैं जो खाना बना रहे हैं वो खाना नहीं खा पाएंगे। तो साथियों, उन्होंने प्रधानमंत्री से, जो सामने बैठे हुए थे, जो भोजन कर रहे थे, उनसे माफी मांग ली। बोले आपसे माफी चाहता हूं, मैं आपको भोजन नहीं करा सका।
तो आप किसी प्रधानमंत्री के बारे में या किसी देश के कैबिनेट मंत्री के बारे में ये कल्पना नहीं कर सकते हैं, ये सोच नहीं सकते हैं, ये आपको आश्चर्यजनक लगेगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे देश के अंदर। उस बात के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री से माफ़ी मांगी, दूसरे देश के जो प्रधानमंत्री थे, कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे घर में खाने के लिए नहीं है, तो मैं आपको भरपेट भोजन नहीं करा सका, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। बड़ा आश्चर्य लगता है सुन करके साथियों, जब ऐसे किस्से हमारे साथ आते हैं, ऐसी कोई घटना होती है हमारे देश के अंदर। तो जो 2 पराठे बचे हुए थे वो उन्होंने उन लोगों को खिला दिया जो उनके लिए खाना बना रहे थे। आप किसी देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन गुदड़ी का लाल उन्हें इसीलिए कहा जाता है। तो साथियों, कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि आप अपने जीवन में सादगी रखें, सादगी अपनाएं। आप दिखावे को तवज्जो देते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में आपने सुना होगा। गणेश शंकर विद्यार्थी जो है हमारे देश के एक बहुत बड़े पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी के समय की बात है। कभी मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा, लेकिन शॉर्ट में इतना बता देता हूं कि एक खबर के सिलसिले में उन दिनों वो शायद सरस्वती पत्रिका का संपादन कर रहे थे। अब इतना समय हो गया पढ़े हुए तो उतना याद नहीं है कि, पर किसी अखबार के वो संपादक हुआ करते थे। एक बम्बई का एक बहुत बड़ा सेठ एक खबर छपवाने के एवरेज में उस समय जब गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता में थे तो शायद 20 या 25 लाख रुपए की रिश्वत ले करके गया, और उनके सामने तो ये इमेज रख करके गया कि गणेश शंकर विद्यार्थी का घर होगा तो बहुत बड़े बड़े बंगले होंगे, नौकर चाकर होंगे, गाड़ियां होंगी, लग्जरी वो होगा। तो किसी से पूछा, बोले गणेश शंकर विद्यार्थी जी कहाँ रहते हैं? तो मोहल्ले में किसी ने बताया, बोले आगे जाके दाहिने हो जाना, पहला घर है। तो पहला घर गया तो एक टूटी सी झोपड़ी में एक सामने बैठा हुआ व्यक्ति जो कि कागज पेन से एक आर्टिकल तैयार कर रहा था, डुबा डुबा करके, दुबला पतला एक व्यक्ति, और बैठ करके कागज पेन से, और खाली ऊपर जो है बनियान पहने हुए ऐसे से पटे पर बैठ करके, जिसको बघेली भाषा में हमारे इधर पीढ़ा बोलते हैं, आप लोगों को इधर पटा बोलते होंगे। तो वो करके और लिख रहे थे। तो उसने सोचा कि इसने मुझे गलत एड्रेस बता दिया, ये तो बोला था कि पहला जा करके और राइट हैंड ले लेना, तो गणेश शंकर के विद्यार्थी के घर पहुंच जाओगे। तो उसे लगा कि इसने गलत एड्रेस बता दिया मुझे। तो गणेश वो जो दुबला पतला व्यक्ति बैठा हुआ था सामने, उनसे पूछा, बोले मुझे गणेश शंकर विद्यार्थी के घर जाना है। तो बोले कि हाँ, आप, क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि आप किस कार्य से मिलना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि अरे ये तुम्हारी पूछने की हैसियत कैसे हो गई, मुझे गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलना है। तुम अगर उनके नौकर हो या कोई उनके घर में कार्य करने वाले व्यक्ति हो तो तुम उन्हें जाकर के सूचना दो कि बंबई से ये फला सेठ आए हुए हैं आपसे मिलने के लिए। तो उन्होंने क्षमा मांगी उनसे। बोले महोदय, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ? बोले तुम उस हिसाब के व्यक्ति नहीं हो कि मैं तुम्हें वो बता सकूं। तो बोले अगर आप बताने की कृपा करेंगे तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकूंगा। तो जब उन्होंने ऐसा जवाब दिया तो बोले कि आप बात करवाइए। बोले महोदय, गणेश शंकर विद्यार्थी मैं ही हूँ, आप कृपया मुझे बताने की कृपा करें। और जब उसने देखा कि वो एक पटे पर एक आर्टिकल लिख रहे हैं तो सहज तो उसको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि एक इतने बड़े अखबार के राष्ट्र जो एडिटर हों और जिनकी देश और दुनिया में पूरे विश्व में चर्चा हो,
उनके बारे में आप ऐसी कल्पना कर भी नहीं सकते हैं। पर जब आसपास उसने पता किया, नहीं बोले गणेश शंकर विद्यार्थी तो यही है, तो उसको भरोसा हुआ और उसने 20 लाख रुपए की रिश्वत सामने रख दी। बोले ये खबर छपवाना चाहता हूँ। उन्होंने क्षमा मांगते हुए उससे बोले महोदय मैं पैसे लेकर के खबर नहीं छापता हूँ। लेकिन दोस्तों आज हमारे देश का दुर्भाग्य है, बहुत सारे ऐसे मीडिया संस्थान आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल आ गए हैं जो पत्रकारिता का ढोंग करते हैं, दावा करते हैं और पत्रकारिता के नाम पर हमारे देश में प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं न्यूज़ चैनल वाले। ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है साथियों। खैर ठीक है, देश है, समाज है, राष्ट्र है, इसलिए हम भी हैं। हमारा देश तरक्की करे, हमारा देश आगे बढ़े, हमारे देश की उन्नति हो, भारत में सभी लोग मिलजुल करके रहें, आपस में आपसी सौहार्द बना रहे, आपसी भाईचारा बना रहे, ऐसी मेरी अंदर से अभिलाषा है, ऐसी मेरी अंदर से इच्छा है। और साथियों मैं आपको अगली कड़ी में जब कभी मुझे समय मिलेगा तो मैं ऐसे ही ईश्वरचंद विद्यासागर की सादगी का एक किस्सा सुनाऊंगा। और ये किस्सा उन दिनों का है जब वो एक कॉलेज के प्रिंसिपल थे। और अगले कभी वीडियो में मैं आपको ईश्वरचंद विद्यासागर की सादगी का किस्सा जरूर सुनाऊंगा। साथियों ये कहानी बताने का, ये सारी स्टोरी सुनाने का उद्देश्य यह था कि आप जीवन में जितना सादगी को तवज्जो देंगे, जितना आप सहज तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे, आपको लगता है कि महंगे कपड़े पहने, महंगे गाड़ियाँ, महंगे घर, महंगे बंगले हो, दिखावा करें, उससे कोई फायदा नहीं है। आप सादगीपूर्ण जीवन जिए और कोई आपको बदले में गाली दे तो उसका आप विनम्रता से उस चीज को, है ना, ये इतते पाहन हनत वो उतते फल देत। ठीक है, कबीर दास जी का या किसी का एक दोहा है संतों के बारे में, ठीक है, कि संत का स्वभाव कैसा होता है कि जब आप उसको गाली देंगे तो बदले में आपको अच्छी चीज देगा, आशीर्वाद देगा। वृक्ष के समान बताया गया है, जब वृक्ष को आप पत्थर मारते हैं तो उधर से क्या मिलता है, आपको फल मिलता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं भला बुरा बोलते रहते हैं, तो बोलिए, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उससे मुझे कोई दुर्भावना नहीं है, उससे कोई मुझे नाराजगी नहीं है। आप बोल सकते हैं, किसी को भी बोल सकते हैं, क्योंकि भारत देश में सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अब साथियों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए अब आपसे बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ और फिर आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। इस संदेश के साथ, इस निवेदन के साथ आपसे भी से हाथ जोड़ करके विनती करूँगा कि जब भी कभी कोई अपने सभी एचआर को बोल रहा हूँ कि जब भी कोई कभी हम मीटिंग रखते हैं तो आप उसमें थोड़ा सा ऑनलाइन पार्टिसिपेट किया करें। और अपने सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए दोस्तों। और आज संडे है तो आज अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ कुछ अच्छे कार्यों के लिए समय बिताइए। इसी उम्मीद के साथ, इसी अभिलाषा के साथ आप सभी दोस्तों को एक बार पुनः नमस्कार। भारत माता की जय।